नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन चर्चा में लेंगे रजिया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक। लेखिका रजिया सज्जाद ज़हीर का जन्म राजस्थान के अजमेर में 15 फरवरी 1917 ईस्वी को हुआ था। वे मूलतः उर्दू की महिला कथाकार हैं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की थी और विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 ईस्वी में अजमेर से लखनऊ आ गई और लखनऊ के करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 ईस्वी में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। उन्होंने उर्दू में बाल साहित्य की रचनाएं भी की हैं। उनकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उन्होंने कहानी तथा उपन्यास दोनों लिखे हैं। उनकी मृत्यु 18 दिसंबर सन 1979 ईस्वी को हुई। प्रस्तुत पाठ नमक भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो सरहद के दोनों तरफ विस्थापित लोग हैं, उनकी भावनाओं और संवेदनाओं की मार्मिक कहानी है। कहानी में सरहद के इस पार और उस पार के लोगों के दर्द और भावनाओं का वर्णन है। इस कहानी की प्रमुख पात्र सफिया है। एक दिन सफिया पड़ोस में ही एक कीर्तन में गई थी। वहाँ सिख बीवी को देखकर वह हैरान रह जाती है। सिख बीवी का चेहरा हूबहू उनकी माँ से मिलता था। सफिया की माँ के समान ही उनका भारी भरकम शरीर था, छोटी चमकदार आँखें जिनमें सहृदयता का भाव था, वैसा ही मलमल का दुपट्टा जैसा सफिया की माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थीं। उस घर की बहू ने सिख बीवी को सफिया के बारे में बताया कि वह मुसलमान है और कल सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीवी सफिया के पास आ बैठती हैं और बताती हैं कि भारत पाक विभाजन के समय हिंदुस्तान आकर वे बस गईं, लेकिन वह अब भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। सिख बीवी को लाहौर की याद आती है। वह वहाँ के जीवन और दिनचर्या की बात सफिया को बताती हैं। भावुक होकर उनके आँखों से आंसू निकलकर सफ़ेद मलमल के दुपट्टे पर टपक जाते हैं। लाहौर की स्मृतियाँ सिख बीवी को घेरे रहती हैं। वे सफिया से कहती हैं कि लाहौर बड़ा ही प्यारा शहर है। वहाँ के लोग सुंदर, बेहतरीन खाने और पहनने ओढ़ने के शौकीन होते हैं। कीर्तन करीब 11 बजे खत्म हुआ और जब सफिया ने सिख बीवी से पूछा कि लाहौर से सौगात के रूप में सिख बीवी के लिए क्या लाएंगी, तो सिख बीवी ने कहा कि अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। लाहौर में सफिया के 3 सगे भाई एवं उनका परिवार रहता था। उनके साथ समय इतना जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला कब 15 दिन गुजर गए। पाकिस्तान में सफिया का भाई पुलिस अफसर था। जब सफिया ने लाहौरी नमक भारत ले जाने की बात अपने भाई को बताई तो उसने यह कार्य गैर कानूनी बताते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच नमक का व्यापार प्रतिबंधित है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन कस्टम कार्यों की जांच में पकड़ी जाए। सफिया कहती है कि क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ इंसानियत और मोहब्बत के नहीं होते। सफिया आत्मविश्वास से भरी यह ठान लेती है कि वह नमक लेकर ही जाएगी, उसमें किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, और वह भावुक हो जाती है। अगले दिन सफिया को भारत वापस आना था। वह अपना सामान बांधना शुरू करती है, लेकिन इस उलझन में पड़ जाती है कि वह नमक की पुड़िया को कहाँ रख कर ले जाए। वह निश्चय करती है कि वह नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी में रखेगी। कीनू संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया हुआ एक प्रकार का फल है, जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा भी कहा गया है। सफिया निश्चय करती है कि वह नमक को छिपाकर
कीनों की टोकरी की तह में रख कर ले जाएगी। रात के करीब 1:30 बजे थे। वह अपना सामान बांधकर बिस्तर पर लेट जाती है। सफ़िया को सिख बीवी की याद आती है, लाहौर की याद आती है, जहाँ उनके सगे भाई हैं, भतीजे भतीजियाँ हैं, अपने पिताजी की कब्र है, और तो और उनके जितने भी मित्र दोस्त वगैरह सारे लाहौर में रहते हैं। लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा, सब लाहौर में है। इकबाल एक प्रसिद्ध शायर थे जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। इन्हीं यादों के साथ कब सफ़िया को नींद आ जाती है और अगले दिन उनके भाई उनको छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं। जब सफ़िया का सामान कस्टम पर जांच के लिए जाता है तो सफ़िया सोचती है कि मोहब्बत का यह तोहफ़ा चोरी से नहीं जा सकता। वह तुरंत टोकरी से नमक की पुड़िया निकालकर अपने हैंड बैग में रख लेती है। वह कस्टम अफसर को बताती है कि यह नमक का पुड़िया मोहब्बत से भरा हुआ तोहफ़ा है जिसे वह सिख बीवी को देना चाहती है, जिसमें उनको अपनी माँ की छवि दिखती है, अतः उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। कस्टम अधिकारी पाकिस्तान का था, लेकिन उनका मूल स्थान दिल्ली था। उन्होंने सफ़िया को उस प्यार भरे तोहफ़े को ले जाने की इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को और आपकी मुँह बोली माँ को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। उन्हें यह नमक देते समय ज़रूर कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। उनके ऐसा कहने का मतलब यह था कि यह भावनात्मक लगाव एक दिन विभाजन को भी समाप्त कर देगा। सफ़िया अपने प्रियजनों से विदा लेकर ट्रेन में बैठती है। जब ट्रेन अटारी पहुंचती है तो पाकिस्तानी पुलिस ट्रेन से उतरते हैं और हिंदुस्तानी पुलिस ट्रेन पर सवार होती है। बच्चों, अटारी एक रेलवे स्टेशन का नाम है जो अमृतसर ज़िले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। कब अमृतसर पहुंच गया, सफ़िया को पता ही नहीं चला। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक जैसे सूरत, वेशभूषा एक, लब्बो लहजा एक जैसा, यहाँ तक कि गालियाँ भी एक जैसी। अमृतसर में फिर से कस्टम की जांच शुरू हो गई तो सफ़िया स्वयं जाकर अपने पास नमक होने की बात कस्टम अफसर को बताई। अफसर ने सफ़िया से कहा कि आप मेरे साथ चलिए। अफसर ने सफ़िया को अपने कमरे में ले जाकर मेज की दराज से एक किताब निकाल कर दिखाया जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। इससे पता चलता है कि उस अफसर का नाम सुनील दासगुप्त था। सफ़िया ने उस अफसर से उनके वतन का नाम पूछा तो अफसर ने अपना वतन ढाका बांग्लादेश बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था और जिस दिन वह भारत आ रहा था उसके 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके मित्र ने यह किताब उपहार में दिया था। भारत में कलकत्ता शहर में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने लगे। उन्होंने अपने वतन के डाब डाब यानी नारियल पानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यूँ तो डाव कलकत्ता में भी होता है, लेकिन अपने ज़मीन की बात ही कुछ और है। हमारी ज़मीन और हमारी पानी का मज़ा ही कुछ और है, अर्थात उसके देश की मिट्टी उपजाऊ है, पानी मीठा है और चारों ओर खुशहाली है। वह अफसर सफ़िया की बहुत अच्छी तरह खातिरदारी करता है और नमक की पुड़िया को कस्टम की सीमा के पार कर देता है। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अफसर निचली सीढ़ी के पास श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर खड़ा था। उस अफसर ने महसूस किया कि कानून से पहले इंसानियत है और सफ़िया की ईमानदारी उन्हें अच्छी लगी। सफ़िया सोचती जा रही थी कि
किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। भले ही राजनीतिक तौर पर लोग विस्थापित हो जाते हैं, पर अपनी मातृभूमि से उनका भावनात्मक लगाव होता है। बच्चों, इस कहानी में तीन पात्र विस्थापित हैं। सिख बीवी जो अमृतसर में रहती हैं और कहती हैं साडा लाहौर। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का जन्म दिल्ली में हुआ और बंटवारे के बाद वह पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन वह भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों को अपना सलाम भेजना नहीं भूलता है। उसी प्रकार सुनील दासगुप्त ढाका में पैदा हुआ, लेकिन वर्तमान भूमि से कानूनी रूप से वह बंधा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी अपनी जन्मभूमि से स्वाभाविक लगाव रखते हैं। इन लोगों के दिलों में कोई भेद नहीं है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने उस सत्य को उद्घाटित किया है जो वास्तविकता का चेहरा भी दिखाती है। अमृतसर में रहकर सिख बीवी लाहौरी नमक का स्वाद नहीं भूलती। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम भेजना तथा भारतीय सीमा पर तैनात कस्टम अधिकारी ढाका के ज़मीन एवं वहाँ के पानी के स्वाद को नहीं भूलता है। यही दर्शाता है कि भले ही राजनीतिक तौर पर दोनों देशों की जनता का बंटवारा हो गया हो, लेकिन सामाजिक तौर पर इन देशों की जनता के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद अभी भी घुला हुआ है। तो इस तरह से बच्चों यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।